तो आज हम एनिमेशन की दुनिया की एक बहुत ही एक मील का पत्थर मानी जाने वाली किताब की बात करेंगे। एनिमेटर सर्वाइवल किट। हाँ, रिचर्ड विलियम्स की। और हम इसके दूसरे चैप्टर ड्राइंग इन टाइम को समझने की कोशिश करेंगे। ड्राइंग इन टाइम, समय में चित्र बनाना, ये शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? बिल्कुल। हम एनिमेट करते ही क्यों हैं? हजारों लाखों ड्राइंग्स बनाने की ये जबरदस्त मेहनत कोई क्यों करेगा? सही बात है, और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। हम अपनी स्थिर बेजान तस्वीरों को एक नया आयाम दे रहे हैं। समय का आयाम? हाँ, समय का। ये सिर्फ चलती फिरती तस्वीरें नहीं है, ये वो ड्राइंग्स है जो चलती है, बात करती है और सोचती भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अपनी बनाई हुई ड्राइंग को स्क्रीन पर एक सोचने की प्रक्रिया से गुजरते देखना, वो एहसास ही कुछ और होता होगा। बिल्कुल। और ये कोई नई चाहत नहीं है। तस्वीरों में जान डालने का ये विचार ये फिल्में या टेलीविजन आने से सदियों, हजारों साल पुराना है। तो ये इंसान की एक बहुत ही बुनियादी इच्छा है, अपनी कला को जिंदा करने की। एक तरह से हाँ। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? पहली बार ये ख्याल कब आया होगा? स्रोत बताते हैं कि हम 35,000 साल पहले भी इसकी कोशिश कर रहे थे। 35,000 साल? हाँ, गुफाओं की दीवारों पर एक जंगली सुअर की तस्वीर मिली है जिसके 8 पैर बनाए गए हैं ताकि वो दौड़ता हुआ लगे। बिल्कुल, गति का एक भ्रम पैदा करने के लिए। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम 1600 ईसा पूर्व के मिस्र को देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिरौन रामेसिस द्वितीय ने देवी आइसिस के लिए एक मंदिर बनवाया था। अच्छा। उसमें 110 खंबे थे और हर खंबे पर देवी की एक तस्वीर थी, हर एक थोड़ी अलग मुद्रा में। 110? तो जब कोई सारथी या घुड़सवार तेजी से वहाँ से गुजरता होगा तो उसे ऐसा लगता होगा जैसे देवी चल रही हैं। अरे वाह, एक तरह की आर्किटेक्चरल फ्लिप बुक। हाँ, कह सकते हैं। और प्राचीन यूनान में भी बर्तनों पर क्रमिक क्रिया में आकृतियों को सजाया जाता था। जब बर्तन को घुमाते तो वो आकृतियां भी चलने लगती थी। तो कला तो थी, लेकिन इस भ्रम को हकीकत में बदलने के लिए विज्ञान की जरूरत पड़ी। बिल्कुल, और वो शुरुआत हुई 1640 में, जब एथेनेसियस कर्चर ने मैजिक लैंटर्न से पहली बार ड्राइंग्स को दीवार पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन असली वैज्ञानिक सफलता तो बाद में मिली। हाँ, 1824 में जब पीटर मार्क रोजेट ने दृष्टि की दृढ़ता यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन के सिद्धांत को फिर से दुनिया के सामने रखा। और यही सिद्धांत तो एनिमेशन की नींव है ना? मुझे लगता है कई लोग ये नहीं समझते कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो स्क्रीन पर असल में कुछ चल नहीं रहा होता। सही बात है। दृष्टि की दृढ़ता का मतलब है कि हमारी आंखें किसी तस्वीर को देखने के बाद 1 सेकंड के छोटे से हिस्से तक उसकी छवि को बनाए रखती हैं। तो जब हम एक के बाद एक कई स्थिर तस्वीरों को तेजी से देखते हैं तो हमारा दिमाग उन खाली जगहों को भर देता है और हमें गति का एक अटूट भ्रम महसूस होता है। आज भी डिजिटल युग में भी फिल्में असल में स्थिर चित्रों की एक श्रृंखला ही है। और इसी सिद्धांत ने 19वीं सदी में कई मजेदार ऑप्टिकल खिलौनों को जन्म दिया। हाँ, जैसे थर्माट्रोप, वो गत्ते का गोल टुकड़ा जिसके एक तरफ पिंजरा और दूसरी तरफ पक्षी। और जब आप उसे धागों से तेजी से घुमाते हैं तो ऐसा लगता है कि पक्षी पिंजरे के अंदर है। ये तो जादू जैसा है। उस जमाने के लिए तो ये जादू ही था। फिर आया ज़ोट्रोप, जिसे व्हील ऑफ लाइफ भी कहते थे, एक सिलेंडर जिसमें दरारें होती थीं। और अंदर ड्राइंग्स की लंबी पट्टियां। हाँ, आप दरारों से झांकते, उसे घुमाते और अचानक अंदर बने घोड़े दौड़ने लगते थे। ये पहली बार था जब लोग गति को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते थे। और प्रैक्सिनोस्कोप भी था जिसमें शीशों का इस्तेमाल होता था। वो तो उससे छोटी छोटी नाटकीय कहानियां भी बनाते थे। लेकिन इन सब में सबसे सरल और शायद सबसे प्रभावशाली वो थी फ्लिपर बुक। हाँ, 1868 में आई। बस कागज का एक पैड और आप अपने अंगूठे से पन्ने पलटते हैं और जादू। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये तकनीक आज भी जिंदा है। हाँ, क्लासिकल एनिमेटर आज भी अपनी ड्राइंग्स के ढेर को इसी तरह पलटकर देखते हैं, ये जांचने के लिए कि एक्शन सही लग रहा है या नहीं। और इसी फ्लिपर बुक से सिनेमा तक का सफर वो बड़ा रोमांचक है। बहुत। 1896 में एक न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट जेम्स स्टुअर्ट ब्लैकेटन थॉमस एडिसन का इंटरव्यू लेने गए। अच्छा। एडिसन उस समय तस्वीरों को चलाने पर प्रयोग कर रहे थे। इंटरव्यू के दौरान ब्लैकेटन ने तेजी से कुछ स्केच बनाए और एडिसन उनकी रफ्तार देखकर हैरान रह गए। तो उन्होंने ब्लैकेटन को काम पे रख लिया होगा और फिर उनकी तस्वीरें खींच ली।
ये पहली बार था जब हाथ से बनी ड्राइंग और फोटोग्राफी को मिलाया गया। और 1906 में उन्होंने इसे रिलीज किया, ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी फेसेस। हाँ, और वो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद फ्रांस के एमिल कोहल आए, जिनकी फिल्में वो बच्चों की ड्राइंग जैसी दिखती थी, काली पृष्ठभूमि पर सफेद लकीरें। लेकिन उनकी कहानियां बहुत परिष्कृत थीं। उन्होंने तो लैंप पोस्ट और घरों जैसी बेजान चीजों को भी भावनाएं दे दी। लेकिन एक व्यक्ति था जो एनिमेशन को सिर्फ एक नौटंकी से निकालकर एक कला के रूप में स्थापित करना चाहता था। विंसर मिके। हाँ, उन्होंने लिटिल नीमो इन स्लम्बरलैंड के लिए 4000 अलग-अलग चित्र बनाए। अकेले 4000। लेकिन उनकी असली पहचान बनी गर्टी द डायनासोर से, जो 1914 में आई, और ये एनिमेशन के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। स्रोत कहता है कि ये पहली पर्सनैलिटी एनिमेशन थी। एक मिनट, पर्सनैलिटी एनिमेशन से ठीक मतलब क्या है? क्या इससे पहले के किरदारों में पर्सनैलिटी नहीं थी? बहुत अच्छा सवाल है। फेलिक्स द कैट जैसे किरदारों का एक व्यक्तित्व जरूर था। वो चालाक था, मजाकिया था, लेकिन गर्टी पर्सनैलिटी एनिमेशन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। मतलब? मैके ने इसे एक लाइव शो की तरह प्रस्तुत किया। वो खुद मंच पर खड़े होकर स्क्रीन पर मौजूद गर्टी से बात करते थे। वो गर्टी को एक सेब फेंकते और स्क्रीन पर गर्टी उसे खा लेती। अरे वाह, मतलब ये इंटरैक्टिव था? ठीक यही, ये सिर्फ एक किरदार नहीं था, ये एक ऐसा जीव था जो सोचता और प्रतिक्रिया करता हुआ दिख रहा था। दर्शकों ने पहली बार एक ड्राइंग को जिंदा महसूस किया। यहीं से किरदारों से भावनात्मक जुड़ाव शुरू हुआ। बिल्कुल। मैके ने तो बाद में द सिंकिंग ऑफ द लुसिटानिया जैसी गंभीर फिल्म भी बनाई, जिसके लिए 25,000 ड्राइंग्स लगी। 25,000? हाँ, और दुख की बात यह है कि वे बाद में इस बात से बहुत निराश हुए कि कैसे उनकी बनाई कला एक पैसा बनाने वाली फैक्ट्री में बदल गई। लेकिन उद्योग तो आगे बढ़ रहा था, और फिर 1928 में वॉल्ट डिज्नी के स्टीम बोट विली के साथ सब कुछ बदल गया। हाँ, क्योंकि स्टीम बोट विली के साथ आई आवाज, सिंक्रोनाइज्ड साउंड वाला पहला कार्टून। महान एनिमेटर वॉर्ड किम्बल ने कहा था, आपको अंदाजा नहीं है कि उस समय अचानक दर्शकों पर आवाजों और शोर का क्या प्रभाव पड़ा था। लोग पागल हो गए थे। पहली बार पर्दे पर जो हो रहा था और जो सुनाई दे रहा था, उसमें एक तालमेल था। आवाज के बाद अगला बड़ा कदम था संगीत के साथ एक्शन का तालमेल। डिज्नी की द स्केलेटन डांस पहली सिल्ली सिम्फनी थी, जहां एक्शन संगीत की ताल पर होता था। हाँ, एक संगीतमय नृत्य की तरह। और फिर डिज्नी ने तकनीकी छलांग लगानी जारी रखी। 1932 में आया फ्लावर्स एंड ट्रीज, जो पहला फुल कलर कार्टून था। और 1933 में थ्री लिटिल पिग्स। थ्री लिटिल पिग्स ने पर्सनैलिटी एनिमेशन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। यहाँ 3 अलग-अलग और विश्वसनीय किरदार थे, एक समझदार, दूसरा लापरवाह और तीसरा बिल्कुल मूर्ख। हाँ, दर्शक इन तीनों से जुड़ाव महसूस कर सकते थे। और इन सब सफलताओं के सिर्फ 4 साल बाद 1937 में डिज्नी ने कुछ ऐसा किया जिसे उस समय लगभग असंभव माना जाता था। स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, दुनिया की पहली पूरी तरह से एनिमेटेड फीचर लेंथ फिल्म, 83 मिनट लंबी। उस वक्त ये कितना बड़ा जुआ रहा होगा। इसे हॉलीवुड में डिज्नी की मूर्खता कहा जा रहा था। किसी को यकीन नहीं था कि ये काम करेगा। सबको लगता था डिज्नी दिवालिया हो जाएगा। लेकिन वो सही साबित हुए। कहते हैं कि फिल्म को पूरा करने के तनाव से कई कलाकार बीमार पड़ गए थे और उन्होंने पहले से ही अस्पताल में बुकिंग करा ली थी। हाँ, लेकिन फिल्म की जबरदस्त सफलता ने एनिमेशन के स्वर्ण युग की नींव रखी। और डिज्नी के इस यथार्थवादी अंदाज के साथ साथ दूसरे स्टूडियोज भी अपनी पहचान बना रहे थे, जैसे वार्नर ब्रदर्स। हाँ, और वार्नर ब्रदर्स और MGM, जिन्होंने टॉम एंड जेरी बनाया, वो एक तरह से डिज्नी के यथार्थवाद की प्रतिक्रिया में काम कर रहे थे। उनका हास्य ज्यादा तेज, ज्यादा अराजक था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माहौल बदल गया, टेलीविजन आ गया, और स्टूडियो पर सस्ते और जल्दी बनने वाले कार्टून का दबाव बढ़ गया। इसी दौर में UPA जैसे स्टूडियो का उदय हुआ, जिन्होंने मिस्टर मैगू जैसे किरदार बनाए। उनकी शैली बहुत अलग थी, ज्यादा ग्राफिक, कम यथार्थवादी। हाँ, लिमिटेड एनिमेशन, ये एक ताज़ा दृष्टिकोण था, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत? कीमत ये थी कि पैसे और समय बचाने की होड़ में स्वर्ण युग में विकसित हुआ वजन, समय और पर्सनालिटी का गहरा ज्ञान धीरे धीरे भुला दिया गया। वो ज्ञान अब एक पुरानी और दकियानूसी बात मानकर छोड़ दिया गया। लेकिन अब एनिमेशन का एक तरह से पुनर्जागरण हो रहा है। बिल्कुल, खासकर कंप्यूटर गेम्स और CGI फिल्मों के आने से वही पुरानी जानकारी फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर क्लासिकल एनिमेशन कठपुतली का विस्तार है, तो कंप्यूटर एनिमेशन ड्राइंग का विस्तार है। लेकिन वजन, समय, संतुलन और सहानुभूति जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी वही हैं। मतलब
एक कंप्यूटर आपके लिए एक किरदार को सोचता हुआ नहीं दिखा सकता। नहीं, वो काम आज भी एनिमेटर को ही करना पड़ता है। इस किताब में बताए गए ज्यादातर तरीके और सिद्धांत जो 1930s और 40s के दशक में विकसित हुए थे, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 100%। जैसा कि महान एनिमेटर एमरी हॉकिंस ने कहा था, एनिमेशन में एकमात्र सीमा इसे करने वाले व्यक्ति की है, अन्यथा आप जो कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है और आपको इसे क्यों नहीं करना चाहिए। तो गुफा की दीवारों पर बने उस 8 पैरों वाले सुअर से लेकर आज की जटिल CGI फिल्मों तक एनिमेशन का सार वही है। समय के आयाम का इस्तेमाल करके चित्रों में जान डालना। ये एक ऐसी कला है जो तकनीक के साथ लगातार विकसित हुई है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी उन्हीं मूल सिद्धांतों में बसती है जिनकी हमने आज चर्चा की। आज की चर्चा के बाद ये सोचने लायक है, अगर एनिमेशन में एकमात्र सीमा इसे बनाने वाले व्यक्ति की कल्पना है, तो भविष्य में हम कहानी कहने की कौन सी नई और अकल्पनीय सीमाएं पार करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के कलाकार देंगे।